हैबिटेशन की बात की जाए तो गंगेटिक डॉल्फिन जो होता है उसका जो है गंगेटिक डॉल्फिन का गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना संगू कर्णफुली रिवर सिस्टम इन बांग्लादेश इंडिया नेपाल, मतलब इंडिया बांग्लादेश नेपाल का जो है ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी का जो सिस्टम है, जो कि मतलब ये तीनों का कन्फ्लुएंस बांग्लादेश में जाता है, तो यहाँ पे मिलते हैं। और साथ ही संगू कर्णफुली रिवर जो है वो बांग्लादेश की जो है, मतलब इसमें जो है इनका मेन जो है हैबिटेशन सेंटर है। कॉमनली फाउंड इन डीपर सेक्शन ऑफ द रिवर। गंगेटिक डॉल्फिन क्या होता है, डीपर सेक्शन ऑफ द रिवर, मतलब जो है समुद्र की गहराई में मिलते हैं और कन्फ्लुएंस जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर जो होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इंडिया इज़ होम ऑफ 90% ऑफ द वर्ल्ड्स गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। चूँकि गंगा नदी की बात अगर की जाए तो उसका एक्चुअली में मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इंडिया में है, तो इसलिए ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसका 90% होम कौन है, इंडिया है। इंडस रिवर की बात की जाए तो इंडस रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड पाकिस्तान फाउंड इन ब्यास रिवर इन इंडिया। ठीक है, इंडस रिवर डॉल्फिन का है ब्यास नदी जो कि इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में भी जाती है, तो वहाँ पे ये मिलती है। और इंडिया में इनका इंडस रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन कितना काउंट किया गया है, 3। थ्रेट क्या है इनका, अनसस्टेनेबल फिशिंग, मैन मेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर वाटर क्वालिटी, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, क्लाइमेट चेंज। ये जो है मतलब जो है क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि जो पानी की जो सैलिनिटी बढ़ती जाती है, जो है पानी और खारा जैसे होता जा रहा है फ्रेश वाटर की जगह बजाय, तो ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के चलते इनको थ्रेटन है। फिर अनसस्टेनेबल फिशिंग जो करने के लिए, फिशिंग के साथ साथ जो है फिशिंग करने की वजह से जो है ये एक तो मैन इंड्यूस जो है थ्रेटन है, इंटरफेरेंस का जो थ्रेटन है, वाटर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलप किया जा रहा है उसके चलते, और वाटर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो है इनको मेन थ्रेटन हो रहा है। कंजर्वेटिव मेजरमेंट क्या है इनके, तो एक तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 से चल रहा है, ठीक है। और विक्रमशिला जो है बिहार में है, तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में स्थित है, तो वहाँ कंजर्वेशन से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन जो कि इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चंबल क्षेत्र के बॉर्डर एरिया पे जो है ये डिजिग्नेटेड एज ए डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन है, जो कि सबसे बड़ा जो है कंजर्वेशन जोन के रूप में जाना जा रहा है। और इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में स्थित है। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व एश्योर्ड एंड रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड CARDS 2021, ये स्पेसिस फोकस्ड टूल टू इम्प्रूव रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एफर्ट। तो ये जो है बहुत सारी स्कीमें जो है डॉल्फिन के प्रोटेक्शन से संबंधित, कंजर्वेशन से संबंधित चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वल्चर से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है रिलीज फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वल्चर। तो वल्चर से संबंधित जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट और मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज किया है। तो इसमें इस रिपोर्ट में मेजर फाइंडिंग्स क्या है, देखिए एक तो वल्चर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे देखिए इसमें अलग अलग टाइप के वल्चर्स दिए हुए हैं, जिसमें वाइट रम्प्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, बियर्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, सिनेरियस वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, ग्रिफन वल्चर और हिमालयन ग्रिफन वल्चर। तो अलग अलग टाइप के हैं। और जो है इनका जो है अगर देखा जाए IUCN का जो रेड लिस्ट होता है उसमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये ऊपर वाले 3 क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। फिर ये नियर थ्रेटेंड और जो है रेड हेडेड जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये जो है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इजिप्टियन वल्चर। ग्रिफन वल्चर जो है लिस्ट कंसर्न है, और हिमालयन ग्रिफन वल्चर जो है वो नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में। तो अलग अलग जो है कल्चर को मतलब जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है IUCN की तरफ से, ठीक है। तो इसमें जो पाया गया है इस रिपोर्ट में डिपेंडेंस ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, जो वल्चर का जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली जो है डिपेंड किस पे करता है कि प्रोटेक्टेड एरिया में किस तरीके का उनका कंजर्वेशन हो रहा है। ओपनली तो ये अगर ओपन एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो ये तो लगभग विलुप्त की कगार पे खड़े हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया होल्ड्स 50% ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंटेड नेस्ट्स। फोकस क्या है, 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो 4 क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसमें कि वाइड रम्प्ड, इंडियन, सिलेंडर बिल्ड और रेड हेडेड वल्चर जो है एट 216 साइट्स अक्रॉस द 17 स्टेट, मतलब 216 साइट्स पे जो है ये उपलब्ध हैं 17 स्टेटों में। जो इंडियन वल्चर की बात की जाए तो ये फाउंड मेनली इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, रिलायंट ऑन द सिक्योर क्लिफ साइट्स। तो सिक्योर क्लिफ साइट जो है मतलब जो साइट है उनको क्लिफ के माध्यम से सिक्योर किया गया है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकुंदरा हिल एरिया में। मुकुंदरा हिल एरिया मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र है मुकुंदरा हिल। वाइड रम्प्ड वल्चर जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड इन द कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश। सिलेंडर बिल्ड वल्चर जिसको बोलेंगे ब्रीडिंग मोस्टली इन अपर आसाम। रेड हेडेड वल्चर, मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि रेड हेडेड वल्चर जो है फाउंड इन मध्य प्रदेश, डिपेंडेंस ऑन द डेंस
अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लो एंड फ्रेगमेंटेड। ठीक, वल्चर के बारे में कुछ अगर देख लिया जाए, देखिए वल्चर का जो है एक तरीके से एक कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी जिसको जोरोस्ट्रियन जो रिलीजियस फॉलो करते हैं, तो वो जैसे कोई व्यक्ति उनका मर जाता है एक डेथ के बाद, वो उसका क्रियाकलाप कैसे करते हैं, क्रियाक्रम कैसे करते हैं, उनको जो है ओपन में किसी साइलेंट टावर पे छोड़ दिया जाता है। डेड बॉडी को साइलेंट टावर पे छोड़ दिया जाता है। उनका रिचुअल ऐसा है कि साइलेंट टावर पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और साइलेंट टावर पे छोड़ दिया जाता है क्या, कौन, ये जो स्कैवेंजर है, मतलब ये जो वल्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। तो ये स्कैवेंजर जो है धीरे धीरे मतलब जो है उस पूरे बॉडी को जो है एक तरीके से धीरे धीरे जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं। तो उनका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है पारसी का। अगर वल्चर ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं सोसाइटी से, ह्यूमन मतलब जो है ये इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से, तो ये जो पारसी कम्युनिटी का जो लास्ट राइट रिचुअल है वो जो है वो तरीके से रीति रिवाज के साथ संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है ये स्कैवेंजर होने की वजह से जो होता है कि जो कराकस वगैरह जो एनिमल्स के, जैसे मान लीजिए जो भी एनिमल्स हैं, डॉग्स से लेकर के और भी एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनके बॉडी जो है अगर छोड़ दिया जाए और केवल वो नॉर्मली जो है सड़ गल करके अगर मिट्टी में मिल जाए तो उससे जो होता है सड़ने और गलने के बीच में जो है बहुत सारे जो है जीव जंतु, जैसे मान लीजिए कोई ममल्स है वो डेथ कर गया, ठीक है, और उसको सड़ने गलने से पहले कोई वाइल्ड डॉग चाहे स्ट्रीट डॉग वगैरह जा करके उसको अगर खा रहे हैं तो उससे जो इम्प्यूरिटीज़ वगैरह है, जो भी मतलब बीमारियां हैं उस डेड बॉडी से, वो जो है एक तरीके से जो है ह्यूमन बींग के सोसाइटी में आ जाएंगी, मतलब जो है रिहायशी एरिया है उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से अगर वल्चर नहीं है तो ये जो ममल्स वगैरह जो है, चाहे जो जानवर मर जा रहे थे, उनके बॉडी का जो स्कैवेंजिंग करके जो बॉडी को ख़त्म किया जा रहा था वल्चर के द्वारा, वो नहीं हो पाएगा। इससे बीमारियां जो है स्प्रेड होती जा रही हैं। जो एंथ्रैक्स वगैरह डिजीज़ है, चाहे रेबीज़ वगैरह डिजीज़ है, वो ह्यूमन सोसाइटी में फैलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि धीरे धीरे वल्चर्स का पॉपुलेशन घटता जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इस पर जो है स्पेशल फोकस किया है इनके कंजर्वेशन से संबंधित। और मतलब जो है जैसे एक जो है स्कैवेंजर्स ऑन एनिमल कराकस, मतलब एनिमल के कराकस को एक तरीके से स्कैवेंजिंग करते हैं, नोच नोच के खाते हैं एक तरीके से, मतलब उसमें मतलब डर्ट वाले एरिया में एक तरीके से फूड अपना ढूंढते हैं। थ्रेटन क्या है इनका, इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब जो है जैसे जानवरों के लिए, जैसे गाय हुई, चाहे उस टाइप के ममल्स वगैरह जो हुए, उनके लिए यूज करने वाला जो डाइक्लोफिनेक है, जो फीवर और बॉडी पेन वगैरह के लिए यूज होता है, डाइक्लोफिनेक अगर हम यूज करते हैं और नेसाइड करके जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है डाइक्लोफिनेक और उस टाइप की कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, तो ये जो है ना इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। अगर कोई एनिमल को हम ये मेडिसिन दिए और उसका डेथ हो गया तो ये डाइक्लोफिनेक उसके बॉडी में रह जाता है, और जब इसके बॉडी में रह जाता है और जब कराकस के रूप में जब वो बॉडी जब सड़ने लगने लगती है और वल्चर जब उसको अपना मतलब जो फूड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो ये डाइक्लोफिनेक जो है वल्चर की बॉडी में चली जाती है और वल्चर जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो वल्चर के जो पॉपुलेशन का डिक्रीज होने का सबसे मुख्य कारण जो है यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक मेडिसिन है। तो ये जो है डाइक्लोफिनेक जो है वो इसको जो है बैन किया गया है लाइफ स्टॉक वगैरह में यूज करने के लिए। दूसरा कारण है कि इनका कोई हैबिटेट लॉस जो हो रहा है और इलेक्ट्रोक्यूशन जो है, मतलब जो है बिजली वगैरह से जो है इनको करंट लग जाने से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या है कि ऑल वल्चर्स कवर्ड इन स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम एंड लिस्टेड अंडर द शेड्यूल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इनको जो है हाईली कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एक तो रानी आसाम में है, पिंजौर हरियाणा। एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन इंडिया 2020-25 क्या बोलता है कि आसाम बेस्ट फाउंडेशन लॉन्च्ड इन इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ पे, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जो है मतलब यहाँ पे मतलब स्थित किया गया है। तो ये जो है वल्चर से संबंधित जो है कुछ जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा कुछ मतलब इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें वल्चर रेस्टोरेंट कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, आसाम बेस्ट फाउंडेशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, फिर पिंजौर हरियाणा में, रानी आसाम में वल्चर कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सेंटर जो है डेवलप किए गए हैं। तो ये हुआ वल्चर से संबंधित हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन कैमल। ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर है इसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, डेयरी और एक संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो हैज़ प्रपोज्ड नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए कि जैसे कैमल का जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, तो उसके जो है पॉपुलेशन को सस्टेनेबली जो है इम्प्रूव करने के लिए जो है ये ड्राफ्ट पेपर तैयार किया गया है।
इस ड्राफ्ट पेपर में क्या बोला गया है कि इंडियाज कैमल पॉपुलेशन डिक्लाइंड बाई मोर देन 75% सिंस 1970s। मतलब 1970s के बाद से जो है कैमल्स का पॉपुलेशन इंडिया में 75% तक जो है वो कम हो गया है। और इस जो डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन, उसका बेसिक रीजन क्या है कि डिक्लाइनिंग इन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूटिलिटी। मतलब जो ट्रेडिशनल यूटिलिटी थी कैमल्स का, इकोनॉमिक यूटिलिटी थी, उसका जो है अब जो है वो उतना उपयोग नहीं रह गया है, वो उपयोग ही जो है वो कम हो गया है। जो ग्रेजिंग लैंड होता है जिस पे जो ये सर्वाइव करते हैं अपने फूड्स वगैरह के लिए, उसका भी लॉस होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल जो है स्ट्रेस, जिसमें डिग्रेडेशन की बोलेंगे हम, डिजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। और इन्वेसिव स्पीसीज जो है, जो एक्जोटिक स्पीसीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से जो है इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है। और साथ साथ जो है इनका जो मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड मार्केट है। इसके चलते जो है इनका पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन हो रहा है। कैमल्स के बारे में देखा जाए तो इनका हैबिटेट क्या होता है, ये ड्राई लैंड पे होते हैं बेसिकली। कहाँ पे, जो है गुजरात और राजस्थान के ड्राई लैंड में पाए जाते हैं। 90% पॉपुलेशन इनका वहीं पे होता है। इनको जो शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। और कैमल रेयरिंग पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी कौन है, मतलब ऐसी कौन कम्युनिटी हैं जो कैमल को रियर करती हैं, तो उसमें रायका, राबड़ी, फैकरनी जाट और मंगनियार, ये कम्युनिटीज़ जो है वो कैमल को पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये जो कैमल्स जो होते हैं वो विदाउट वाटर जो है बहुत दिनों तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। दिनों का मतलब महीनों भर जो है बिना वाटर के सर्वाइव कर सकते हैं। लंबी दूरी भी जो है ट्रेवल कर सकते हैं। फीड ऑन थॉर्नी डेजर्ट प्लांट, जो थॉर्नी डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो कैक्टस वगैरह टाइप के प्लांट होते हैं, जिसके जो पत्ते एकदम पत्ते टाइप के नहीं होते हैं, मोटे जो थिक होते हैं, वहाँ के लोकल क्लाइमेट के हिसाब से एब्जॉर्ब मतलब एडॉप्ट किए हुए होते हैं। तो वैसे थॉर्नी प्लांट जो है इनके बेसिक फूड्स होते हैं। और कैमल्स का जो हम्प होता है वो उसका फैट को स्टोर करके रखता है, जो कि लीन टाइम में जो है या स्केर्स टाइम में जो है उनको एनर्जी देता है। ठीक है, स्केर्स टाइम में उनको एनर्जी जो है उस हम्प में स्टोर फैट से मिल जाता है। उसी तरीके से वाटर का जो है स्टोरेज उनका कहाँ पे होता है, ब्लड सेल्स में होता है। तो ब्लड सेल्स के थ्रू जो है ये जब वाटर शॉर्टेज होता है तो वहाँ से ये वाटर ले लेते हैं। हम्प में जो है इनके वाटर का स्टोरेज नहीं होता है। कैमल्स का क्या रोल है, तो दियर लो वाटर नीड्स, सिलेक्टिव ग्रेजिंग हैबिट्स एंड सॉफ्ट पैडेड हूव्स हेल्प मेंटेन वेजिटेटिव बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन। तो मतलब जो है एक तो वाटर नीड्स जो है इनकी बहुत कम होती है, और ग्रेजिंग एरिया भी बहुत सिलेक्टेड हैबिटेट्स होता है इसका। और जो उनके पैड्स होते हैं, जो पैर के जो खुर होते हैं जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट पैडेड हूव्स जो होता है, वो उनको मेंटेन करता है कि वेजिटेटिव डाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करता है एक तरीके से। और जो कैमल्स का डंग जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कैमल्स से जो निकलता है, वो क्या है कि वहाँ की लोकल सॉइल को, जो एरिड रीजन है उसको जो है सॉइल को इनरिच करता है, मिनरल्स वगैरह में एक तरीके से इनरिचमेंट करता है कैमल्स का डंग। तो ये इनकी जो है ये डेजर्ट एरिया में जो है, ड्राई लैंड एरिया में कैमल्स का इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है और फिजिकल यूटिलिटी हो गया। की कैमल्स ब्रीड्स इन इंडिया, मतलब कैमल्स के ब्रीड्स कौन कौन से हैं कॉमन, तो सिंगल हम्प्ड ड्रोमेडरी कैमल्स के कैटेगरी में आएगा पहले, जैसे कि सिंगल हम्प्ड होते हैं। तो उसमें क्या है, पहला बीकानेरी है, यूज्ड फॉर द कार्ट पुलिंग हैवी ड्रॉट वर्क ड्यू टू स्ट्रेंथन एंड इंड्योरेंस। मतलब एक तरीके से जो है मतलब कार्ट वगैरह पुलिंग जो लकड़ियों के बना करके जो है लोकली जो कुछ अगर उसका यूटिलिटी वगैरह गाड़ी बना के यूज करने, माल ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए, वहाँ पे बिकनेरी कैमल का यूज होता है। जैसलमेरी जो है राजस्थान में जो है कैमल्स है, नोन फॉर द स्टेमिना एंड स्पीड, दिस टॉल एंड सिलेंडर ब्रीड इज यूज फॉर द कैमल सफारीज स्पेशली इन द थार डेजर्ट। तो जैसलमेरी जो कैमल्स है उसका थार डेजर्ट कैमल सफारी टूरिज्म को डेवलप करने, क्योंकि इनकी स्पीड और स्टेमिना बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके एक तरीके से जो है टूरिज्म के लिए जो है बेसिकली यूज ज़्यादा होता है। जो मेवारी जो कैमल्स है वो फॉर मतलब मिल्क ईल्ड के लिए, मतलब जो है मिल्क उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कैमल्स मिल्क मेवारी से मिलता है। कच्छी जो गुजरात का जो है क्षेत्र, वहाँ के जो कैमल्स हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रॉट ब्रीड यूज्ड फॉर द प्लॉइंग एंड कार्टिंग इन रन ऑफ कच्छ। मतलब जो रन ऑफ कच्छ में जो अगर खेती किसानी से संबंधित अगर या कार्ट वगैरह जो होते हैं लोकल, उसको अगर खींचना है, उसको चलाना है, तो इस टाइप की जो कच्छी गुजराती कैमल ब्रीड है वो ज़्यादा यूजफुल होता है। खराई कैमल जो है, एक्चुअली में एक बार यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी है, खराई कैमल से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो है कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, मतलब सी वाटर में 3 किलोमीटर तक जो है ये तैर सकते हैं। अडॉप्टेड टू कोस्टल एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोस्टल और मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी अडॉप्ट करके उसमें सर्वाइव करने के लायक अपने बॉडी को डेवलप करते हैं सर। सर्वाइव बाई ग्रेजिंग ऑन द मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स पे जो है वो ग्रेजिंग मतलब जो है मैंग्रोव्स के जो प्रोडक्ट है उसको एक तरीके से यूज करके सर्वाइव करते हैं। कैन बी डोमेस्टिकेटेड, मिल्क
is rich in the nutrients and has potential therapeutical benefits preserved by the राबड़ी and फकीरानी जाट ट्राइब्स। तो ये जो खराई कैमल जो ब्रिज होते हैं वो राबड़ी और फकीरानी जाट ट्राइब्स के द्वारा जो है एक तरीके से पोषित होते हैं और इनके मिल्क की न्यूट्रिएंट वैल्यू और पोटेंशियल थेरेपेटिकल मतलब मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी है। साथ साथ जो है ये डोमेस्टिकेटेड भी किया जाता है, मतलब इसको पाला भी जाता है। दूसरा जो प्रजाति है डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो बैक्टीरिया जो जगह था वो अफगानिस्तान का पुराना नाम था, तो उसी से ये संबंधित है, मतलब उसी क्षेत्र में ये पाया जाने वाला कैमल की प्रजाति है। मेन हैबिटेट क्या है इसका कि ईस्टर्न यूरोप टू ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली इन ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना में बेसिकली ये पाए जाते हैं। और इंडिया में ये पाए जाते हैं क्या, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख, मतलब लद्दाख के जो कोल्ड डेजर्ट एरिया में ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके एडाप्टेशन का कि ये 2 हम्प्स जो होता है इसका एक जो होता है वो एनर्जी रिजर्वायर के लिए है, मतलब एनर्जी रिजर्व ये फैट जो है उसको स्टोर करके रखता है, उस फैट का जो है यूटिलाइजेशन जो है वो स्केर्स टाइम में करते हैं। थिक कोट ठंड से बचने के लिए एक तरीके से ठंड के लिए अडॉप्टेड होता है। ब्रॉड फीट, लॉन्ग आई लैसेस एंड सीलेबल नोस्ट्रिल्स, यूटिलाइज थॉर्नी ड्राई इन स्पार्स प्लांट लाइक सी बकथॉर्न सिरप, मतलब जो है वहाँ पर अगर इनको खाने के लिए कोई चीज़ अगर चाहिए तो जो है एक तो थॉर्नी प्लांट्स वगैरह तो खाते ही हैं, साथ साथ सी बकथॉर्न सिरप्स जो है वो भी इनका मेन फीड्स होता है। यहाँ तक कि जो है ये जो है कैन ईट स्नो, मतलब अगर वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो स्नो खा करके भी अपने उस रिक्वायरमेंट को कुछ टाइम के लिए ये फुलफिल कर लेते हैं। और ये तरीके से क्या है कि की इंडिकेटर हैं इन्वायरमेंट को लेकर के कि मतलब इंडिकेटर ऑफ द एरिड बायोमास, मतलब जो एरिड जो बायोम्स है वहाँ पे उसका ये की इंडिकेटर है। फ्लेक्सिव स्पीसीज फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेपी कंजर्वेशन, सेंट्रल एशियन का जो स्टेपी मतलब जो है वहाँ की जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ का जो है एक तरीके से फ्लेक्सिव स्पीसीज इसको कहा जाएगा। की टू सिल्क रोड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, मतलब जो सिल्क रोड का जो ट्रेड होता था, सिल्क ट्रेड का जो रूट था उसका जो है एक तरीके से मेन एनिमल जो ट्रांजिशन के लिए हुआ करता था, तो ये जो है डबल हम्प्ड कैमल ही हुआ करता था और कल्चरल एक्सचेंज का भी एक माध्यम था। ये जो है 250 kg तक का जो है लोड अपने ऊपर लेकर के चल सकते हैं। और ये जो वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल जो है IUCN की अगर रेड लिस्ट में देखा जाए तो क्रिटिकल इंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये 4 आइसलैंड डेजर्ट गोबी हैबिटेट्स जो है यहाँ पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना वाइल्ड याक से संबंधित कंटेस्ट क्या है कि फर्स्ट एवर क्रोमोसोम्स लेवल जीनोम का जो है एक तरीके से जो है कलेक्शन किया गया है। ये इंडियन वाक जो है जिसको वाइल्ड वाक भी बोलते हैं, मतलब उसी का एक डिसेंडेंट है, इंडियन वाक वाइल्ड वाक का डिसेंडेंट है। तो इसके जो है क्रोमोसोम्स लेवल की जीनोम की जो है एक्सट्रैक्शन किया गया है, किस पर्पस से, साइंटिफिक पर्पस से, और किसके द्वारा किया गया है, ICR इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इसके लिए जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या वाइल्ड याक क्या है। तो वाइल्ड याक जो है इनका हैबिटेट क्या होता है कि अल्पाइन टुंड्रा, मतलब टुंड्रा प्रदेशों में, ग्रासलैंड्स में, कोल्ड डेजर्ट्स में of the northern Tibetan plateau with mountain area ranging from the 4000 to 6000 मीटर एलिवेशन, मतलब जो माउंटेनियस एरिया जो है तिब्बतियन क्षेत्र का उसमें 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक का जो एलिवेशन है, उस एलिवेशन पे जो ग्रासलैंड्स हैं चाहे जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे ये मिलते हैं। रीजनल ऑक्यूरेंस क्या है कि मतलब ये जो है नेटिव हैं चाइना में बेसिकली ये पाए जाते हैं, इंडिया में और भूटान में भी पाए जाते थे जहाँ पर एक्सटिंक्शन हो गए हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मूव सीजनली डिसेंडिंग इनटू द लोअर वैली इन द विंटर, मतलब जो है विंटर सीजन के हिसाब से जैसे ठंड ज़्यादा पड़ता है तो जो है मूव कर जाते हैं कहाँ, लोअर वैली की तरफ, और जब नॉर्मल थोड़ा सा सीजन हो जाता है जहाँ कम ठंड पड़ती है तो फिर जो है वो माउंटेनियस रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं। एक तरीके से जो है ये मतलब अपने जो है लोकेशन को शिफ्ट करते रहते हैं सीजन के हिसाब से। इनका भोजन ज़्यादातर जो है ग्रासेस और सेजेस है विथ सम फॉप्स। याक्स आर ग्रेगरियस ऑफन एग्रेसिव इनटू द ग्रुप ऑफ मोर देन 100 इंडिविजुअल, मतलब जो है ये जो है मतलब एक तो लार्ज साइज में होते भी हैं और साथ साथ जो है एग्रेसिव भी होते हैं। अगर ग्रुप में रहें तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, 100 से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इवन अप टू 10 और 20 का भी जो ग्रुप होगा तो भी जो है ये एग्रेशन अपना दिखाते हैं। इनका मेजर थ्रेटन्स क्या है, पहला तो पोचिंग, जो मतलब जो है हंटिंग वगैरह करते हैं उसके चलते इनको अभी खतरा है। इंक्लूडिंग कॉमर्शियल पोचिंग फॉर द मीट, कॉमर्शियल पोचिंग के रूप में अगर मीट के रूप में इनका मतलब शिकार किया जाता है। इंटरब्रीडिंग बिटवीन द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड वाक्स, तो इंटरब्रीडिंग के लिए भी जो इनको एक तरीके से जो है यूज करने के चक्कर में जो है इनको मेजर थ्रेट्स पहुंच रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको देखा जाए इनको तो ये शेड्यूल्ड 1 कैटेगरी में आते हैं और जो है ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं इनके। कंजर्वेशन ऑफ
माइग्रेटरी स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में आते हैं और IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। और इंडियन याक के बारे में देख लेते हैं। तो नोन फॉर द शिप ऑफ द हिमालय, जैसे कि हमने कैमल का डिस्कशन किया था, तो कैमल क्या था, शिप ऑफ द डेजर्ट, और ये क्या है, जो याक है शिप ऑफ द हिमालय है। सपोर्ट हाई एल्टीट्यूड कम्युनिटीज़ विथ मीट मिल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब जो है हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक तरीके से मीट मिल्क और ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक तरीके से सोर्स है ये। हैबिटेट क्या है, फाउंड अक्रॉस द हिमालय रीजन, मतलब हिमालय के जो भी रेंज है उसमें ये पाए जाते हैं। तिब्बतियन प्लेट्यू में, पामीर माउंटेन में, ताजिकिस्तान और अप टू मंगोलिया एंड साइबेरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हैव ए लार्ज लंग एंड हार्ट देन कैटल, हर्बीवोरस होते हैं। एक तो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और इनका जो लंग्स और हार्ट्स है कंपेरेटिवली जो अदर कैटल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो है वो बड़ा होता है। तो ये हुआ हमारा वाइल्ड याक से और इंडियन याक से संबंधित जो है डिस्कशन, जो कि जो है ये ICAR के द्वारा इनके क्रोम लेवल के जीनोम का जो है सीक्वेंसिंग करने के पर्पज़ से जो है कुछ मतलब जो डेटा जो है कलेक्शन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तमिलनाडु इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन। कंटेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 1 करोड़ रुपये फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 4 इंडेंजर्ड स्पीसीज। 4 इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्वेशन से संबंधित एफर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें है लायन टेल मकाऊ, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हम्प्ड हेडेड मासीर फिश। तो ये जो चार एनिमल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि IUCN स्टेटस जो है लायन टेल मकाऊ का क्या है कि इंडेंजर्ड है। मद्रास हेजहॉग जो है वो लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। स्ट्रेप्ड हाइना नियर थ्रेटेंड और हम्प्ड हेडेड मासीर फिश जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लायन टेल मकाऊ है और मद्रास हेजहॉग जो है वो नॉट लिस्टेड है, ठीक है। अपेंडिक्स 3 में आता है स्ट्रिप्ड हाइना, और फिर जो है हम्प्ड हेड मासीर जो फिश है वो लिस्टेड नहीं है, किसमें, साइट्स में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है लायन टेल मकाऊ और स्ट्रिप्ड हाइना को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल्ड 1 में आते हैं। वहीं जो है मद्रास हेजहॉग को शेड्यूल 2 में रखा गया है और हम्प्ड हेड मासीर को जो है नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड, मतलब जो है एक तरीके से जो है लिस्टेड नहीं है, क्लियर कट उसमें जो है लिस्टेड में लिस्ट वाली कैटेगरी में नहीं दिया गया है इसको। इंडेमिक कहाँ पे पाए जाते हैं ये, तो लायन टेल मकाऊ जो है वेस्टर्न घाट में पे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक एरिया में पाए जाते हैं। मद्रास हेजहॉग वो इंडिया में मतलब जो है किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्ट्रिप्ड हाइना अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान और इंडिया के इंडेमिक हैं। हम्प्ड हेड मासीर जो है इंडिया के तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में के ये पर्टिकुलर इंडेमिक स्पीसीज़ हैं। थ्रिएट क्या है इन सबको, तो लायन टेल मकाऊ का थ्रिएट है, मतलब जो है अगर सर्वाइवल के लेकर देखा जाए तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब जो है एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होना जो है वो एक खतरा है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग, इसके चलते जो है इनको जो है खतरा हो रहा है। मद्रास हेजहॉग की बात की जाए तो इलीगल पेट ट्रेड, पेट के रूप में जिसको अगर ट्रेड करते हैं तो वो है लॉगिंग एंड वुड हार्वेस्टिंग ETC। तो लकड़ी के कारोबार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित हार्वेस्टिंग करने को लेकर के जो कार्य किया जाता है तो इससे जो एक्सप्लॉइटेशन होता है फॉरेस्ट एरिया का, उसके चलते भी इनको थ्रिएट है। स्ट्रिप्ड हाइना जो है परसिक्यूशन डिक्रीजिंग कोर्स ऑफ द कैरिन, मतलब क्या है कि पॉइजनिंग के चलते जो है इनका, जैसे हमने जब वल्चर को एक तरीके से जो है जब एक्सप्लेन किया था तो वल्चर का जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो उनका भी जो है पॉइजनिंग के चलते ही जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था। सेम वही कंडीशन जो है हाइना के साथ है, क्योंकि हाइना भी जो है ना वो नेचुरल स्कैवेंजर है, मतलब जो है अगर कोई एनिमल मर गया है, उसका कैरेकस वगैरह है, तो उसको ये एक तरीके से मतलब जो है उसको डीके के रूप में जो मतलब उसको अपना जो है ये फूड बनाते हैं। तो अगर उस कैरेकस में ही कुछ पॉइजनिंग है तो वो जो है हाइना में आ जाता है और हाइना का जो है इस कारण से जो है डेथ हो जाता है। तो इसके चलते इसका पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। थ्रिएट उसका मतलब जो है ये पॉइजनिंग के चलते थ्रिएट है। और मासीर फिश जो है उसका जो है रीजन है डिक्लाइन होने का डैम्स, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, इन्वेसिव स्पीसीज इंट्रोडक्शन के चलते जो है इनका उनको थ्रिएट हो रहा है। की इन्फॉर्मेशन ये है कि सर्वाइव्स इन फ्रेगमेंटेड रेन फॉरेस्ट पैचेस, जो लायन टेल मकाऊ है वो जो है क्या रेन फॉरेस्ट एरिया में जो है पैचेस के रूप में, फ्रेगमेंटेशन के रूप में सर्वाइव करते हैं। मद्रास हेजहॉग जो है लोकली नोन एज क्या है थॉर्नी रेन इनको बोलते हैं, थॉर्नी रैट, ठीक है, लोकली बोलते हैं। नॉक्चुरल स्पीसीज होते हैं, रात में भ्रमण करने वाले होते हैं और कहाँ पे सेमी एरिड रीजन में ये पाए जाते हैं। हाइना क्या है कि नेचुरल स्कैवेंजर है दैट रेगुलेट्स डिजीज विटनेसिंग अ शार्प डिक्लाइन अक्रॉस द मदुमलाई टाइगर रिजर्व, और मतलब जो है नेचुरल स्कैवेंजर है, इससे क्या है कि नेचुरल क्लीनिंग करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में एक तरीके से ये
हेल्पफुल है, लेकिन क्या है कि बढ़ते बीमारी के चलते जो है इनका पॉपुलेशन तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, खास करके मधुमलाई टाइगर रिजर्व। महसीर फिश जो हम्प्ड हेडेड महसीर सबको टाइगर ऑफ कावेरी भी कहा जाता है। तो ये होता है तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव 4 एनिमल्स को लेकर के, और उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल्स देखा कि कैसे उनको किस स्टेज में उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कहाँ पे मिलते हैं, थ्रेटन क्या है, और कुछ की इन्फॉर्मेशन। अगला टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल 2025 आया है। जो पहले का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, उसके बाद जो है उसमें कुछ रूल्स चेंज करके 2023 में जो है नोटिफिकेशन आया था। अब 2023 के नोटिफिकेशन में भी कुछ अमेंडमेंट आकर के 2025 जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि हिंदी में नाम रखा गया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल 2025। क्या क्या इसमें हाईलाइट किए गए हैं और चाहे कुछ सुधार किया गया है। उसमें नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 अमेंडेड बाय द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें क्या किया कि कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन, मतलब जो है कंपनसेटरी मतलब पेड़ पौधे लगाना जब कोई प्रोजेक्ट आता है कहीं क्षेत्र में, और वैसे क्षेत्र जहाँ पे पहले फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट को क्लियर करके कुछ माइंस वगैरह चाहे इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करते हैं, तो उस फॉरेस्ट जो कि वहाँ पर जो है डिफॉरेस्टेशन करके वो माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ प्रोजेक्ट लगाया गया है, तो जो उस फॉरेस्ट के कंपनसेशन के रूप में कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन का जो प्रोविजन दिया हुआ है, उसमें लैंड अलाउड टू बी आइदर ट्रांसफर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोटिफाइड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927 और अदर लॉ। मतलब जो कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन जो होगा जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का जो फॉरेस्ट लैंड होगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या तो उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा किसके रूप में, प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में। तो मतलब जिसको या तो जंगल की मान्यता दी जाएगी या तो प्रोटेक्टेड एरिया की मान्यता दे दी जाएगी। कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन क्या होता है कि ऑफरेस्टेशन डन इन द लीव ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, मतलब किसी कारण से जो लैंड फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होता है फॉर द नॉन फॉरेस्ट यूज के पर्पज़ से अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। मतलब कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन ये है कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होता है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ पे जो है हमको फिर से जो है उसके कंपनसेशन में कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन करना है। माइनिंग ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर द MMDR एक्ट 1957, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट से संबंधित जो रूल्स आए हुए हैं, उसमें मस्ट अंडरटेक कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मिनिमम डबल द एक्सटेंट। मतलब जो है अगर हम कहीं फॉरेस्ट की कटिंग करके इंडस्ट्री लगा देते हैं माइंस एंड मिनरल से संबंधित, तो हमको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के तहत जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे जो है हमको फिर से फॉरेस्टेशन करना है और उसको डबल एक्सटेंशन में करना है। मतलब जो है कोशिश ये होती है कि जितना एरिया था उससे हम डबल जो है फॉरेस्ट्री के रूप में जो है डेवलप करें। स्टेट गवर्नमेंट अलाउड टू ग्रांट इनिशियल वर्किंग परमिशन फॉर द लीनियर प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज सच एज रोड वर्क्स अदर देन बैक टॉपिंग एंड कंक्रीटाइजेशन, रेलवे ट्रैक्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है जो रोड वगैरह से, रेल वगैरह से, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है लैंड अलॉकेट करती थी। प्रीवियसली स्टेट गवर्नमेंट कुड मोबिलाइज रिसोर्सेज ओनली आफ्टर रिसीविंग द इन प्रिंसिपल और स्टेज 1 अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। तो देखिए क्या है कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो फॉरेस्ट को क्लियरेंस करते हैं, तो उसके जो प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब जो है फॉरेस्ट क्लियर करके जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, तो उसके 3 स्टेज होते हैं। मतलब एक तो स्टेज 1 में क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज ग्रांटेड इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट लाइक एलोकेटिंग फंड्स फॉर द कंपनसेटरी ऑपरेशन। मतलब जो है उस कंडीशन में जब किसी फॉरेस्ट को क्लियर करके माइनिंग चाहे कोई प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, तो फॉरेस्ट्री के लिए जो है पहले से कुछ फंड एलोकेट हो जाते हैं। तो इन प्रिंसिपल अगर अप्रूवल हो जाता है तो उससे संबंधित जो है फॉरेस्ट को क्लियर करने से संबंधित जो है अप्रूवल दे दिया जाता है। दूसरा स्टेज क्या है कि फाइनल क्लियरेंस की जो बात की जाती है, तो गिवन आफ्टर द स्टेट कन्फर्म अ कंप्लायंस विथ ऑल स्टेज 1 कंडीशन। और कंडीशन 1 में जो कंप्लायंस करना था स्टेट गवर्नमेंट को, अगर वो बोल देती है कि कंडीशन 1 जो है वो पूरा फुलफिल हो गया है, तब फाइनल क्लियरेंस के रूप में जो है स्टेज 2 आता है। अप्रूवल अथॉरिटी के रूप में देखा जाए तो अगर 5 हेक्टेयर से तक का लैंड है और वहाँ पे जो है कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं माइनिंग को छोड़ करके, तो उसके लिए क्लियरेंस किससे मिलता है, क्लियरेंस इज गिवन बाय द चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट एट द रीजनल ऑफिस। मतलब जो है 5 हेक्टेयर से कम तक के लैंड मास पे अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके लिए क्लियरेंस किससे मिलता है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट। और 5 हेक्टेयर से ऊपर अगर है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से जो है क्लियरेंस लेना पड़ता है। और क्लियरेंस का कंडीशन क्या है कि क्लियरेंस का कंडीशन ये है कि पहले जो है अगर एफॉरेस्टेशन करने के लिए जो फंड जो है कुछ एलोकेट कर देना है, उसके लिए जो भी रोड मैप तैयार कर लेना है।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक 2023 में आया था, तो इसके हिसाब से फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये बोलता है कि लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज ए फॉरेस्ट अंडर द एनी लॉ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, मतलब 1927 के से फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, चाहे 1980 है, चाहे कोई भी, मतलब अगर कोई भी लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित कोई लॉ है, तो उसके अंतर्गत डिफाइन होगा तब जब लैंड रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो लैंड जो है फॉरेस्ट के रूप में दर्शाया गया है, चाहे वो रेवेन्यू फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रेवेन्यू या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मतलब जो है रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट में दर्ज हो, ऑन और आफ्टर द 25 अक्टूबर 1980, मतलब 1980 के पहले के जितने भी कानून हैं, 25 अक्टूबर 1980 से पहले के जितने भी कानून हैं उस पर लागू हो जाएंगे। अगर 25 अक्टूबर 1980 से पहले के किसी भी रिकॉर्ड में अगर वो फॉरेस्ट दर्ज किया हुआ होगा, अगर वो लैंड मास, तो हम उसको फॉरेस्ट ही मानेंगे, ठीक है। दिस डज नॉट इंक्लूड लैंड विच हैज़ बीन ऑफिशियली चेंज फ्रॉम द फॉरेस्ट यूज टू यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज ऑन और बिफोर 1996। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे 1996 में कुछ जो है फॉरेस्ट का जो है क्लासिफिकेशन चेंज किया गया था, कुछ फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में जो है कन्वर्ट किया गया था, चाहे डिक्लेयर किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर उस डेफिनेशन में नहीं आता है तो वो जो उस लैंडमास को हम जो है फॉरेस्ट मानेंगे। 1924 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज टू फॉलो द 1996 TN गोदवर्धन केस जो है उस केस को फॉलो करें, जिसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है फॉरेस्ट अंटिल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द 2023 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट इज कंप्लीटेड। मतलब जो है कि अगर 2023 का जो अमेंडमेंट रूल आया हुआ है उसके तहत हमको फॉरेस्ट लैंड को पहचानना है। अगर हम इस 2023 के रूल को अभी फॉलो नहीं करते हैं तो उससे पहले हमको किसको फॉलो करना है, TN गोदवर्धन केस जो था 1996 के अनुसार जो है फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन निकल के आया था उसी के हिसाब से जो है फॉरेस्ट को डिफाइन करना है। एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द नॉन फॉरेस्ट पर्पज, नॉन फॉरेस्ट पर्पज के एक्टिविटीज से किसको एक्सक्लूड किया गया है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जू सफारी अंडर द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन फॉरेस्ट एरिया अदर देन प्रोटेक्टेड एरिया इको टूरिज्म फैसिलिटी इंक्लूडेड इन द प्लान्स ऑफ द एरिया। मतलब जू सफारी और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड एरिया इको टूरिज्म के लिए अगर डेवलप किया जा रहा है तो उसको हम क्या है कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज नहीं मानेंगे, मतलब उसको एक तरीके से फॉरेस्ट पर्पज के रूप में ही उसको लिया जाएगा। उसमें सिल्वीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग रीजनरेशन ऑपरेशन एंड अदर पर्पज स्पेसिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और चीज़ों को भी नोटिफाई करती है कि इसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज माना जाएगा तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। कैटेगरीज ऑफ द लैंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब कौन से जो है कैटेगरी जो है वो एग्जेम्प्टेड है किससे, फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन से। तो क्या है एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट क्या है, कनेक्टिविटी टू बी हैबिटेशन और टू द रेल एंड द रोड साइड एम्यूनिटी, मतलब अगर किसी रोड वगैरह के मतलब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कनेक्टिविटी किसी लोकल पॉपुलेशन को कनेक्ट करने के लिए तो उसको जो है उस प्रोजेक्ट को एग्जेम्पशन दिया जाता है किससे, CA से, कंपनसेटरी ऑफ रेस्ट्रेशन से, क्योंकि वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी, जो प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है उनको भी जो है उनको भी जो है फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पैरामिलिट्री कैंप्स और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट जो खास करके डिफेंस से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित सिक्योरिटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के जो प्रोजेक्ट हैं उनको जो है नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और किसको एक्सटेंड किया गया, मतलब एग्जेम्पशन को एक्सटेंशन कहाँ किया गया, फॉरेस्ट लैंड अप टू द 0.1 हेक्टेयर अलॉन्ग अ रेल लाइन और पब्लिक रोड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, और रेल लाइन चाहे रोड ट्रैक वगैरह होता है तो उससे 0.1% जो है मतलब अलॉन्ग द मतलब उसके साथ साथ जो पैरेलल में अगर चलता है तो उसको भी क्या है इस मतलब नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को मतलब एक्सटेंड किया गया है। फिर फॉरेस्ट लैंड विथ इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब वो लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से संबंधित है, जैसे LOC हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उसको भी एक तरीके से डिफेंस के मैकेनिज्म में रखा जाएगा, डिफेंस के पर्पज से जो है उसको भी एग्जेम्पशन को एक्सटेंड किया गया उधर। फॉरेस्ट लैंड अप टू द 10 हेक्टेयर, और फॉरेस्ट लैंड अगर 10 हेक्टेयर के आसपास है तो उसके लिए भी जो है नॉन फॉरेस्ट इंडस्ट्री के रूप में एक्सटेंशन मिला हुआ है। फॉरेस्ट लैंड अप टू 5 हेक्टेयर फॉर द लेफ्ट बिंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, मतलब जो नक्सल अफेक्टेड एरिया जो है उसमें अगर 5 हेक्टेयर तक का लैंड है तो उसको भी जो है एक्सेम्पशन मिला हुआ है। अब जो है इसमें देखते हैं कि जो TN गोदवर्धन
जो थिरुवल्लपद वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जो 1996 केस था, उसमें से क्या डेफिनेशन निकल के आया था। उसमें जो है फॉरेस्ट के डेफिनेशन को बहुत ही ब्रॉडन किया गया था। इस केस में जो है गोदवर्मन केस और यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फॉरेस्ट के डेफिनेशन को बहुत वाइडन किया गया था। इसमें किया गया था ऑल एरियाज रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप रिकॉग्नाइजेशन और क्लासिफिकेशन। मतलब कोई हमको क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन और ओनरशिप नहीं जानना है। अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई भी लैंड मास अगर फॉरेस्ट के रूप में दर्ज है तो उसको फॉरेस्ट मान लिया जाएगा। ऑल एरियाज दैट कन्फ्रंटेड टू द डिक्शनरी मीनिंग द फॉरेस्ट, और जो भी एरिया है अगर उसका मतलब जो है उस एरिया को मतलब डिक्शनरी के मीनिंग में अगर निकाला जाए और उसमें फॉरेस्ट आ जाता है तो भी उसको हम फॉरेस्ट मान लेंगे। एरिया दैट आर आइडेंटिफाई एज ए फॉरेस्ट बाय द एक्सपर्ट कमेटी सेटअप बाय द स्टेट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर। और कोई भी एरिया अगर उससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बैठाई और उस कमेटी ने जो है एक्सपर्ट कमेटी ने उसको आइडेंटिफाई किया फॉरेस्ट के रूप में, तो भी जो है वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा और उससे जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से संबंधित सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो जाएंगे। तो ये था हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से जो संबंधित जो नया अमेंडमेंट आया है, उसमें फॉरेस्ट के डेफिनेशन और फॉरेस्ट के डेफिनेशन के बाद अगर फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है किसी माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, तो किस तरीके से कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए जो है रोड मैप की तैयार किया गया है और फॉरेस्ट के डेफिनेशन को किस तरीके से जो है अलग अलग अधिनियमों के साथ वाइडन किया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है।